हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज। आपने बहुत सारे लोगों का लेक्चर्स देख रखा होगा बिहार स्पेशल में क्या है कैसे है, बहुत सारा डेटा वगैरह पढ़ा रखे हैं, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। आप आगे का लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो आप आगे देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। मैं बिहार स्पेशल करवा रही हूँ, इसके साथ में करेंट का एक टॉपिक करवाऊँगी डेली। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ट्रेंड बदल दे। ठीक है, तो जनगणना 2011 पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपका आने वाले एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और इतना क्लियर, इतना इजी वे में आपको बताएंगे ताकि आप आराम से एग्ज़ाम में आप याद रखें और उसको अच्छे से यूज कर ले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आज का जो करेंट का एक मुद्दा है नॉर्ड स्ट्रीम 2, ठीक है, वो क्या है। हाँ, बहुत दिनों से हम लोग न्यूज़ में देखते आ रहे हैं ना कि रसिया का युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, रसिया युद्ध कर रहा है यूक्रेन के साथ। आखिर ये बात क्या है। ठीक है, तो ये जो है युद्ध हो रहा है रसिया यूक्रेन में, बहुत दिनों से हो रहा है और इसका कोई रिजल्ट निकला नहीं है अभी। तो ये बहुत ही एक ऐसा वार है जिसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पे होगा। किस कंट्री पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में जानेंगे, ये है क्या। ठीक है, आप इसका नाम पहले सुने हैं और अगर नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए। देखिए इसमें नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है। इससे 3 देश रिलेटेड है, एक तो रसिया रिलेटेड है, दूसरा यूक्रेन और तीसरा जर्मनी। ठीक है, तो रसिया है एक, रसिया कौन सा कंट्री है, मतलब किस महादेश में आता है, तो एशिया और यूरोप में आता है। ठीक है, और यूक्रेन यूरोप का एक देश है। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है और बीच में आ गया क्या, जर्मनी। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि जर्मनी कैसे आ गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो बात ये है ना कि रसिया और जर्मनी के बीच में एक प्रोजेक्ट चल रहा था। ठीक है, एक प्रोजेक्ट था जो गैस से रिलेटेड था, तो उसी का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। ठीक है, अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 में क्या क्या है, कैसे है, इस चीज़ों को जानने के लिए हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप पूरा लेक्चर देखिए और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है, कैसे है, क्यों है, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, बिहार पे क्या होगा, इंडिया पे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड पे क्या होगा। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है, जैसे कभी कभी बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि रसिया का राजधानी कहाँ है, तो मॉस्को। वो यूक्रेन का कहाँ है, क्यों, और जर्मनी का कहाँ है, तो बर्लिन। तो जहाँ का कोई भी चल रहा है तो वहाँ का राजधानी पूछ देता है, राजधानी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिहार स्पेशल है तो बिहार ही, वर्ल्ड लेवल पे भी 3 4 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करा दूँगी। चलिए आइए आज अब देखते हैं जनगणना। जनगणना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा ये मतलब जनगणना किसके लिए हेल्पफुल है, मतलब ये नेताओं के लिए, जैसे वो कास्ट के अकॉर्डिंग राजनीति वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, और ये एक डेटा है जिससे कोई भी हमारे देश के लिए कैसे अच्छा है। ठीक है, हमारे देश के लिए क्यों अच्छा है, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा हमारे देश पे। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी योजना लाना है तो उसे पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा जनसंख्या, हमारी कितनी जनसंख्या किस कैटेगरी में आती है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसके पास किस चीज़ की कमी है, कितने लोग शिक्षित है, कैसा लिंगानुपात है, कितने लोगों को बीमारी है, कौन से कास्ट के लोगों को सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो जनगणना के थ्रू हमें पता चलेगा कि किस कास्ट का कितना ग्रोथ हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ों में हमें इसके बारे में आइडिया लग सकता है। जीडीपी के बारे में लग सकता है, लोग कितना इनकम कर रहे हैं इसके बारे में आइडिया लग सकता है। चलिए ठीक है, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अब चलिए अब देखते हैं बीपीएससी के अकॉर्डिंग कि इसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट कैसा आता है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें को कवर की हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा होगा, आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी, मार्ले मिंटो के समय में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो रेगुलर नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन लॉर्ड रिपन के द्वारा पहली बार नियमित जनगणना करवाया गया था, कब, 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद से
10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती रही है। ठीक है, अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार किया जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी तो बना सकता है ना कि स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना की जा रही है वो किस अधिनियम के अनुसार किया जा रहा है, तो हो जाएगा जनगणना अधिनियम 1948। ठीक है, ये चीज़ आप एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जनगणना का संपूर्ण कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त। ठीक है, ये दोनों मिल करके जनगणना के संपूर्ण कार्य को पूरा करते हैं। और ये जो कार्य करते हैं रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, ठीक है, तो ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, तो गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 1921 का जो जनगणना हुआ था, 1921 का जो जनगणना हुआ था उसको महान विभाजक वर्ष कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं भारत की जनगणना 2011 में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उस चीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी फैक्ट भर भर के पूछता है, मतलब फैक्ट आना ही आना है। ऐसे पता नहीं कहाँ से फैक्ट लेकर के आता है कि बच्चे थोड़ा सा से गलत कर देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, एक एक चीज़ रिकॉल करके जाते हैं, फिर भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, मतलब रिवीजन करें, जो चीज़ आपको आता है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। रिवीजन करने से बिल्कुल न कतराएं। अभी एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, जितना बार आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही कम आप क्वेश्चन गलत कीजिएगा। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अब जो एग्ज़ाम का टाइम है तो आप पॉजिटिव रहिए, हमेशा ये सोचिए कि मेरा एक सीट कन्फर्म है, मेरा तो हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारा डर लगेगा तो ठीक है, डरना ज़रूरी है, जीत के लिए थोड़ा सा डर होना ज़रूरी है। बिल्कुल अगर आप नहीं डरिएगा तो फिर आप ऐसे ही केयरलेस हो जाइएगा, तो ठीक है, थोड़ा सा डर ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा डरना गलत है, क्योंकि ज़्यादा डरिएगा तो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो बोलते हैं ना, जंग से पहले ही हार मानना, ये गलत है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं भारत की जनगणना 2011 का महत्वपूर्ण तथ्य क्या। तो भारत की जनगणना 2011 की शुरुआत कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। जो अब पॉलिटी का ये क्वेश्चन है कि मतलब प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक किसको बोलते हैं, तो राष्ट्रपति को बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को और क्या बोलते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका। ये पॉलिटी में क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में मैं बता दे रही हूँ, ये प्रथम नागरिक शब्द आया है इस वजह से। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक मैंने उधर डाइवर्ट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है, बीपीएससी में भी आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। भारत की जनगणना 2011 का शुभारंभ 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। और भारत के जो प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति कौन थी उस समय, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनके द्वारा जनगणना फॉर्म को भरा गया और इस कार्य को शुरू किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं 2011 देश की कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं नंबर की जनगणना थी। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, 2011 की जो जनगणना थी देश की कौन सी जनगणना थी, कौन से नंबर की थी, तो 15वीं नंबर की जनगणना थी। ठीक है, और दूसरे शब्दों में ये देखें कि ये 2011 स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो आप जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप थोड़ा सा मतलब 1 सेकंड के लिए रुकिए और क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा सा समझ के तब आंसर कीजिएगा, जल्दी में मत मारिएगा वरना गलत हो जाएगा। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ाइए और प्री निकालिए। ठीक है, तो ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो भारत की 2011 की जनगणना थी उसका शुभंकर क्या था, प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, ये चीज़ें कहीं क्या पता पूछ दे तो आप एक बार देख लीजिए। जनगणना 2011 का स्लोगन क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें असम का क्षेत्र है ना, उसका जनगणना नहीं किया गया था। तो उसका आंकड़ा कैसे लिया गया था, तो जो 1981 में जो जनगणना हुआ था ना, उसी के आंकड़ों को संशोधित कर दिया गया था। ठीक है, उसमें कुछ बदलाव किया गया होगा और उसको उसी के अनुसार अपन सारे जनगणना को मेजर कर लिए। ठीक है, तो 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5%। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या 18.15 करोड़
की वृद्धि हुई है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा ना, मतलब बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आए हैं जो 2011 के जनगणना पे नहीं, 2001 और 11 के बीच में पूछ देगा। 1991 से 2001 के बीच का ड्यूरेशन का क्या चेंजेज हुआ, ये इस पे भी क्वेश्चन आ जा रहा है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो ये चीज़ देखिएगा। ठीक है, क्या देखिएगा कि 2001 और 11 ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जरूर देखिएगा। जब भी आप पढ़े तो टाइम ड्यूरेशन देखें, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है, तो 18.15 करोड़, और प्रतिशत में कितना हुआ है, तो 17.64%, लगभग 17.7%। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं ये क्या है। 2001 की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो 21.15%। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2021 की जनगणना में आज़ाद भारत में पहली बार ओबीसी से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। ठीक है, अब जो 2021 में जनगणना होने वाला था, जो अभी हुआ नहीं है, तो ऐसे आंकड़ा में दे रखा है कि पहली बार ओबीसी से संबंधित आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा। इससे पहले वो जातिवार जनगणना कब हुआ था, तो 1931 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो 2011 जनगणना का संचालन 16 अनुसूचित भाषाओं में हुआ था। ठीक है, 16 अनुसूचित भाषाओं में हुआ था। 2011 में भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी थी, तो 74.04%। अभी भी जनगणना हो करके नहीं आया है, इसलिए अगर साक्षरता दर, राष्ट्रीय साक्षरता दर पूछता है तो यही मारेंगे 74.04%। ठीक है, चलिए इसमें उस समय पुरुष साक्षरता दर इंडिया का क्या है, तो ये 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन जब भी पढ़ें आप ड्यूरेशन ज़रूर देखें, मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्या बताएं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है, 82.14%, और महिला की साक्षरता क्या है इंडिया में, 53.67%। चलिए देखते हैं। मेरे लेक्चर्स में तो आप बोर हो जाते होंगे कभी कभी पढ़ के, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, एग्ज़ाम है और जल्दी जल्दी पढ़ना है। और आपको जो चीज़ें आता है ना, ये मत सोचिएगा कि मुझे आता है तो मैं ये चीज़ का रिवीजन नहीं करूँगा। आप रिवीजन कीजिए, जो आ रहा है उसको बार बार कीजिए, इतना बार कीजिए ना कि नींद में भी वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि बीपीएससी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी कभी रिपीट करता है, और रिपीट नहीं भी करता है तो उसका जो ऑप्शन है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन उठाइए, 10 दिन है, एक दिन में एक साल का पेपर आप इजीली कर सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर लाइए और कीजिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार इंडिया के पुरुष की साक्षरता दर कितनी रही है, 75.26%, और महिला की कितनी रही है, 53.67%। ठीक है, अब देखिए अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, केरल में साक्षरता दर कितना है, तो 94.1%। ये जो क्या है, स्टेट में मैक्सिमम है, जितने भी स्टेट हैं उसमें मैक्सिमम साक्षरता दर केरल का है। कितना प्रतिशत है, 94%। और यूटी जो है ना, यूटी क्या है, मतलब संघ केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश को यूटीज बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम किसका साक्षरता दर है, तो लक्षद्वीप का है। तो कितना है, तो 91.8%। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब जनसंख्या वाइज, पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, बिहार का जनसंख्या वाइज स्थान तीसरे नंबर पे आता है, रैंक वाइज थर्ड आता है। पहले नंबर पे कौन है, यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ गया है प्रीवियस ईयर में, लेकिन फिर भी आप पढ़िए, क्या पता रिपीट हो जाए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार डिवीज़न की संख्या कितनी है, 9। वैसे तो मैं पहले करा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। जिलों की संख्या कितनी है, 38। सब डिवीज़न की संख्या कितनी है, 101। सीडी ब्लॉक की संख्या कितनी है, 534। नगरीय संग्रह की संख्या कितनी है, 14। स्टेट्यूटरी शहर 139। जनगणना शहर 44874। कुल राजस्व ग्राम कितना है, 44874। बिहार एक दृष्टि में जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है,
इसका क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हैं 9413,163 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कुल देश के क्षेत्रफल का कितना है 2.86%। ये आ चुका है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। जनसंख्या कितना है इंडिया का 10, बिहार का कितना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बिहार एक दृष्टि में 2011 के अनुसार, तो ये बिहार के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो जनसंख्या बिहार का कितना है 1040,99452, ठीक है। इसमें पुरुष कितना है देख लीजिए, महिला कितना है ये देख लीजिए। 5 से स्टार्ट हो रहा है, 7 पे ख़त्म हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बीच में इसके 8 है, इसके 1 है महिला में, ठीक है। आप ध्यान दे दीजिएगा। ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है बिहार में 88.7%। जनसंख्या किसके जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। नगरीय जनसंख्या कितना है 11.3%। दशकीय वृद्धि दर कितना है 25.4%, ठीक है। ये 2001 से 11 के बीच का है, ठीक है, 2001 से 11 के बीच। चलिए अब आइए देखते हैं क्या ये दशकीय वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्र में कितना है 24.3% और नगरीय क्षेत्र में कितना है ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर 35.4%, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं जनघनत्व कितना है बिहार का 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व में वृद्धि 2001 से 11 के बीच में कितना है 225 का, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आप रट लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनघनत्व में वृद्धि कितना हुआ था 2001 से 11 के बीच में, तो 225 का हुआ था। शिशु जनसंख्या 191,33,964, ठीक है। साक्षरता दर कितना रहा है 61.8%, ठीक है। किसका साक्षरता दर बिहार का साक्षरता दर, ठीक है। और पुरुष साक्षरता दर कितना है बिहार में 71.2%। महिला साक्षरता दर कितना है बिहार में 51.5%, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी करा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए ताकि दोबारा रिवीजन नहीं होगा ना, एग्जाम में देना ही देना है आपको, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 2011 के अनुसार 88.7 और नगरीय जनसंख्या का अनुपात 2011 के अनुसार 11.3, मतलब अनुपात है कितना 88% लोग गाँव में रहते हैं और वो 11.3% लोग शहर में रहते हैं, ठीक है। ग्रामीण जनघनत्व कितना है 1006 और नगरीय जनघनत्व लगभग इसके 5 गुना है, मतलब 5058, ठीक है। ग्रामीण जनघनत्व 1006 है, इसका 5 गुना लगभग 5 गुना है, तो नगरीय जनघनत्व कितना हो गया 5058। नगरीकरण 11.3%। लिंगानुपात कितना है बिहार का 918, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर में आ गया है, ठीक है। और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 9:1। देखिए ये जो टर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रख करके आप देखिए, इसको बार बार देखिएगा। अगर ये लेक्चर में एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो बार बार देखिए आप, ठीक है। 2 बार 3 बार देखिएगा, खुद हो जाएगा, रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ठीक है। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है 918 है और इंडिया के कितना है 943 है, ठीक है। लिंगानुपात ग्रामीण कितना है 9:1 है। लिंगानुपात नगरीय कितना है बिहार का 895 है, 895 है लिंगानुपात नगरीय 895 है। ग्रामीण कम है, नगरीय ज़्यादा है, तो नहीं नगरीय कम है और ग्रामीण ज़्यादा है, मतलब ग्रामीण तो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू नगरीय, ठीक है। तो देखिएगा ये तो सीधे 8 पे आ गया, 895, ये 921, इसका रेंज तो सही है, इसका रेंज तो बिल्कुल गायब है शहरीय जनसंख्या लिंगानुपात का। चलिए शिशु लिंगानुपात कितना है 935, ये पिछले वाले में आया था ये वाला क्वेश्चन कि शिशु लिंगानुपात कितना है 935। शिशु लिंगानुपात ग्रामीण कितना है और नगरीय कितना है, ग्रामीण कितना है 938 और नगरीय कितना है 912। देखिए लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों ग्रामीण ज़्यादा है किससे नगरीय से, ठीक है। 9:1 है यहाँ पे कम है, ग्रामीण से कम है नगरीय ना। अब यहाँ पे भी देखिए कि ग्रामीण से कम ही है नगरीय, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए कि डेटा याद नहीं होगा ना तो आप तुक्का भी मार सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, ठीक है। लिंगानुपात में वृद्धि 2001 से 11 के दौरान में बिहार में लिंगानुपात में कितनी की वृद्धि हुई है 1 की हुई है। लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन कितना हुआ है तो 5 का हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ये भी अच्छे से देख लीजिए। लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन 2001 से 11 के बीच में कितना परिवर्तन हुआ है 28 का,
ये नगरीय स्तर पे, ये ग्रामीण स्तर पे और ये बिहार स्तर पे, ठीक है। तो बिहार में 1 का परिवर्तन हुआ है और ग्रामीण में 5 का परिवर्तन हुआ है और नगरों में 28 का परिवर्तन हुआ है, तीनों डेटा, ठीक है। जैसे पिछले बार लिंगानुपात सबको पता होता है कि बिहार का लिंगानुपात 918 है, इंडिया का वो 943 है, तो वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, पूछ दिया कि शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 है, ठीक है। इसी तरह से बिहार का ये जो है अनुपात, लिंगानुपात में वृद्धि 1 है। कहीं क्या पता कहीं ये पूछते ना कि बिहार में लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन कितना है ग्रामीण के अकॉर्डिंग, तो वो 5 में हो जाएगा और शहरी में पूछ रहा है तो 28। क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पे बच्चों से गलती करवाता है और निकालता है बच्चों को, ठीक है। अनुपात में दशकीय परिवर्तन 28 का हो गया। अभी मैंने बताया शिशु 0 से 6 वर्ष के बीच की जो आयु होते हैं ना उनको शिशु बोलते हैं, ठीक है। अब शिशु का जनसंख्या कितना है, इतना है 19133। इसमें 1 है भी, 1 भी बहुत है, 3 भी बहुत है और 9 भी बहुत है, ठीक है। तो देख लीजिए ये 19364 यही वाला डिजिट है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, शिशु 0 से 6 वर्ष मतलब लड़कों में का कितना जनसंख्या है इतना, लड़की का कितना है तो इतना ये डाटा तो आएगा नहीं, तो इसको उतना मत याद कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है तो मैंने दिखा दिया, इसको छोड़ दीजिएगा। शिशु जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है 18.4। शिशु जनसंख्या का अनुपात, शिशु जनसंख्या का अनुपात कितना है 18.4। शिशु जनसंख्या का अनुपात नगरीय कितना है 14.9 और शिशु जनसंख्या का अनुपात ग्रामीण कितना है 18.8। मतलब जो शिशु जनसंख्या का अनुपात जो बिहार का है वहीं ग्रामीण का है, लगभग बराबर, थोड़ा सा ज़्यादा है ना, और शहर में थोड़ा सा कम, थोड़ा सा क्या बहुत कम है। देखिए 18 से सीधे 14 पे आ गया। चलिए ठीक है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति का संख्या से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वाला आप देख लीजिए एक बार, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये प्रतिशत की दृष्टि से पूछ देगा। अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, तो 15.9% है। बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितना प्रतिशत है, तो 15.9% है, ठीक है। अब चलिए अगला डेटा देखते हैं, ये रहा। अनुसूचित जनजाति इतना है पुरुष और अनुसूचित जनजाति महिला इतनी है, ग्रामीण में इतनी है और शहरी में इतनी है, ठीक है। ये डेटा मत याद कीजिएगा, ये हो भी नहीं पाएगा, दिमाग का कचरा हो जाएगा, क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता यहाँ से आएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रतिशत वाला आप एकदम रट लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या के प्रतिशत में कितना है 1.3%। जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति कितना प्रतिशत है, तो 15.9%। ये देख रहे हैं ना 15.9%। लेकिन जाति की जगह पे अगर जनजाति लग गया तो इनका प्रतिशत और कम हो गया 1.3%, ठीक है। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना है ये भी आप याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 958। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात और अनुसूचित जाति में लिंगानुपात, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति में दशकीय वृद्धि, ठीक है, 76.2। 0 से 4 वर्ष आयु के बच्चों का प्रतिशत कितना है 12.3%। 5 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत क्या है 14.4। 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत 13.4। और आगे चलते हैं तो 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों का कितना प्रतिशत है 22.5%। उसके बाद 15 से 24 के बीच में कितने हैं 16.8। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों का प्रतिशत 54%। इसके इन लोगों की इम्यूनिटी भी तो अच्छी होती है ना, कोरोना के टाइम में देखे थे इन लोगों को, मतलब बाद में वैक्सीन वगैरह दिया गया था, सबसे पहले बूढ़ों को दिया गया था। तो देखिए 15 से 59 वर्ष की आयु के कार्यकारी लोगों का कितना प्रतिशत है 52.1%। 60 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के लोगों का वृद्धि का कितना प्रतिशत है 7.8। अब चलिए देखते हैं ये जो आ गया ना बाल निर्भरता अनुपात, भी बहुत रोजगार चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो क्या पता क्वेश्चन बना दें यहाँ से, बाल निर्भरता अनुपात कितना है 769, ठीक है। कामगारों की संख्या कितने मिलियन में है 34.7, ये सारा बिहार का डाटा है, ठीक है। कार्य भागीदारी दर का प्रतिशत, मतलब 100 में से कितने लोग हैं जो कार्य में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 33.4%, यानी लगभग 34 आदमी हैं जो कोई ना कोई काम कर रहा है।
कभी या तो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है या इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। पुरुष कार्य भागीदारी दर कितना है, 46.5। देखिए मतलब 50% पुरुष, 50% से भी कम ही पुरुष हैं जो काम कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर या कहीं भी इनफॉर्मल, जैसे दुकान खोल करके छोटे मोटे ठेला वगैरह लगा करके सब्जी वगैरह बेच करके, इन सब में लगभग 50% से कम लोग काम करते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज वगैरह हो गया। कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, 52.8। 52.8 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार कृषि से रिलेटेड डाटा कहीं से भी उठा कर पूछ देगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार अच्छे से इसको ध्यान दे दीजिए। कृषि श्रमिकों का कितना प्रतिशत है, 52.8। कृषि में संलग्न कामगारों का प्रतिशत 73.5, ये प्रीवियस ईयर में आ गया है, तो यहाँ पे आप एकदम धीरे धीरे अच्छे से समझ लें और याद कर लें। श्रमिकों का कितना प्रतिशत है, 52.8, और संलग्न कामगार कितने हैं, 73.5%। अन्य कामगार श्रेणी के कामगारों के प्रतिशत, मतलब कृषि को छोड़ करके कितने प्रतिशत लोग हैं जो दूसरा काम करते हैं, तो 22.4%। महिला मुखिया वाले परिवारों की प्रतिशत क्या है, 7.4%, ठीक है। अब ये मलिन बस्तियों का साक्षरता दर 68.2, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर। कितना जनघनत्व है, तो 1880, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है ना कि मान लीजिए शिवहर लिख दिया, उसके बाद दरभंगा लिख दिया, फिर वैशाली, फिर पटना, फिर बेगूसराय, इधर उधर करके 4 आपको ऑप्शन दे देता है, बोलता है कि आप अरेंज वे में सजाइए, अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो इस चीज़ से आप 4-5 तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्म में लिख के बताया है। आप ये मत समझिए कि देखने में बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये इससे आप सबसे पहले इसको जब भी रिवीजन कीजिएगा, पहले क्वेश्चन बनाना सीखिए, आप कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब आप ये चीज़ सीख लीजिएगा तो कहीं से भी मार दीजिएगा, ठीक है, एलिमिनेट कर दीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कहीं से भी दूर दूर तक ऑप्शन से रिलेटेड ही नहीं होता है, तो आप उसको वैसे ही काट दीजिएगा। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर। शिवहर के बाद कौन है, पटना। पटना के बाद कौन है, दरभंगा। दरभंगा के बाद वैशाली, और वैशाली के बाद बेगूसराय। ये जो ग्रेटर देन का साइन होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, शिवहर का जनघनत्व ज़्यादा है पटना से, और पटना का जनघनत्व ज़्यादा है दरभंगा से। ये इस साइन का मतलब यही होता है, मैथ का टर्म है, मैथ का साइन है। थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा ना पढ़ने में, जो मैथ के जिनका मैथ होगा, जिन बच्चों का। इतना लैंग्वेज में लिखते लिखते कितना हम लिखे हैं, इसीलिए हमने ऐसे आपको सिंबल के फॉर्म में आपको दे रखा है, ठीक है। अब न्यूनतम जनघनत्व वाला 5 जिला कौन कौन सा है, तो सबसे कम जनघनत्व किसका है, कैमूर का। कितना है, 488 है, ठीक है। देखिए सबसे कम जनघनत्व कैमूर का है। कैमूर के पास जमुई का है, जमुई के बाद बांका का है, बांका के बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास, उसके बाद बहुत सारे का है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और ये है लेस देन का सिंबल। इसका मतलब क्या आता है, कैमूर का जो जनघनत्व है कम है जमुई से। और इस वाले सिंबल का क्या मतलब होगा, जमुई का जनघनत्व बांका से कम है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ऐसे ही मैं आगे भी लिख रखी हूँ, ठीक है। अब आते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। तो गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, आप जानते हैं कितना है, तो 1021। गोपालगंज के बाद लिंगानुपात किसका है, सिवान। सिवान के बाद सारण का नंबर आता है, सारण के बाद किशनगंज का आता है, उसके बाद नवादा का आता है। चलिए अब न्यूनतम लिंगानुपात वाला 5 जिला कौन सा है, मुंगेर। मुंगेर का लिंगानुपात बहुत कम है, कितना है, 876 है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका है, भागलपुर का। इससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका है, खगड़िया का। उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका है, रोहतास का। उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका है, बेगूसराय या वैशाली का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला 5 जिला। शिशु का मतलब क्या होता है, जिसका एज 0 से 6 साल के बीच में हो। तो किशनगंज एक ऐसा जगह है ना, ऐसा जिला है जहाँ पे शिशु लिंगानुपात अच्छा है, 971 शिशु लिंगानुपात है। क्वेश्चन में पूछ देगा कि बिहार का वह कौन सा जिला है जिसका शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो किशनगंज हो जाएगा। तो ऐसे भी पूछ सकता है, किशनगंज बिहार का एक ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो उसका लिंगानुपात कितना है, तो 971।
अगर आपसे अरेंज करने के लिए पूछ रहा है तो आप इसको अरेंज किया हुआ ही है। सबसे ज़्यादा किशनगंज है, किशनगंज से थोड़ा सा कम कटिहार का है, कटिहार से थोड़ा कम गया का है, गया से थोड़ा कम अररिया का है, अररिया से थोड़ा सा कम और जमुई का है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लिया। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात शिशु वाले 5 जिला कौन है? सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले का है? तो ये है वैशाली। कितना है? 904। उसके बाद किसका है? पटना का है। वैशाली का सबसे कम शिशु लिंगानुपात है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पटना का है, पटना से थोड़ा सा ज़्यादा लिंगानुपात मुजफ्फरपुर का है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा भोजपुर का है और फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेगूसराय का। ठीक है, अब सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले। अब क्वेश्चन ये पूछ देगा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन है बिहार का? तो रोहतास। उसका कितना प्रतिशत लोग साक्षर है? तो 73.37% रोहतास का। देखिए ये उल्टा कर दिया है ना, 73.37। ठीक है, तो आप ऐसे भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, रोहतास सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है, उससे थोड़ा सा कम एजुकेटेड लोग हैं पटना में, पटना से थोड़ा सा कम भोजपुर, और भोजपुर में थोड़ा सा कम मुंगेर, मुंगेर में थोड़ा से के बाद थोड़ा सा कम औरंगाबाद। आप ऐसे ही अरेंज कर दीजिएगा अगर आता है ऑप्शन में तो। ठीक है, इतना आप अरेंज कर करके मत याद कीजिएगा, मतलब एक आप 2 बार 3 बार इस लेक्चर को देखिएगा ना, आपके माइंड में फॉर्म बन जाएगा। सबसे ज़्यादा वाला याद कर लीजिए, सबसे कम वाला याद कर लीजिए, उसके आसपास का याद कर लीजिए, बस आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। लेकिन मतलब क्वेश्चन गलत करवाने के लिए बीपीएससी किसी भी हद तक जा सकता है, तो हमें भी उसके हद तक जाना है। ठीक है, तो इसीलिए आप उस वहाँ तक जाइए जहाँ तक मतलब कैसा भी क्वेश्चन दे, मैं तो गलत नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो इसीलिए, और हाँ, बहुत मेहनत करके मैं ये लेक्चर बना रही हूँ, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मेरा जब भी लेक्चर बनेगा आपको मिलेगा। और अगर आप लोग लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और मैं भी और मोटिवेट होकर के और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाऊंगी, अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। वैसे भी अभी भी अच्छे तरह से करती हूँ, लेकिन फिर भी एक अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मतलब जो आप लोगों से मिलेगी हमें ना। तो आप लोग अपना प्यार दिखाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं हम। न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं? पूर्णिया। पूर्णिया में न्यूनतम सबसे बिहार में सबसे न्यूनतम साक्षरता किसका है? पूर्णिया का है। कितना प्रतिशत है? तो 51.08%। उसके बाद किसका है? सीतामढ़ी का। उसके बाद किसका है? कटिहार का। उसके बाद किसका है? मधेपुरा का। उसके बाद सहरसा का। ठीक है, ये लेस देन का मतलब मैंने आपको बता दिया ना कि सीतामढ़ी से कम है पूर्णिया का। ठीक है, और सबसे कम पूर्णिया का ही है। ऑब्जेक्टिव में कैसे हो क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? ठीक है, तो रोहतास है, जिसके पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर हैं बिहार में। कितने प्रतिशत है? 82.88%। उसके बाद रोहतास से थोड़ा सा कम भोजपुर के पुरुष साक्षर है, इससे थोड़ा सा कम बक्सर, फिर सिवान, फिर औरंगाबाद। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे है? पूर्णिया में। कितना है? 59.06%। ठीक है, अब पूर्णिया के बाद पूर्णिया से थोड़ा सा ज़्यादा कटिहार का साक्षरता है, कटिहार से थोड़ा सा ज़्यादा सीतामढ़ी का, और सीतामढ़ी से थोड़ा सा ज़्यादा शिवहर का, शिवहर से थोड़ा सा ज़्यादा मधेपुरा का। ठीक है, अब सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो जो पुरुष वाले हैं वही महिला वाले हैं। वहीं बिहार का पूरा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास। तीनों में एक ही चीज़ है, रोहतास। लेकिन बात जब पुरुष साक्षरता की आती है तो न्यूनतम में पूर्णिया आ जाता है। ठीक है, और जब महिला का न्यूनतम साक्षरता की बात आती है तो कौन आता है? सहरसा आता है। बस इतना सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कौन है? सबसे ज़्यादा रोहतास में साक्षर महिला है, उसके बाद मुंगेर में है, उसके बाद पटना में है, उसके बाद औरंगाबाद में, फिर सिवान में है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले। सबसे कम साक्षरता दर सहरसा का है। कितना है? तो 41.68%। उसके बाद मधेपुरा का है, उसके बाद पूर्णिया का है, फिर सीतामढ़ी, फिर अररिया। चलिए ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। चलिए अब देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है, उसके बाद भागलपुर है, उसके बाद गया है, फिर बेगूसराय है, फिर मुजफ्फरपुर है। चलिए अब न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? शिवहर है, उसके बाद अरवल है, अरवल के बाद कैमूर है, कैमूर के बाद खगड़िया, खगड़िया के बाद मधेपुरा। सबसे कम शिवहर का है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अरवल का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कैमूर का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा खगड़िया का है। ठीक है, अब आगे चलिए। सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला कौन है? पटना। पटना के बाद कौन है? मुंगेर। सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला है पटना। कितना नगरीकृत है? 43.07%। उसके बाद न्यूनतम नगरीकृत वाला जिला कौन है? समस्तीपुर।
ठीक है। कितना प्रतिशत वहाँ पे नगरीकरण है? 3.47%। उसके बाद बांका आ जाता है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? गया। ये क्वेश्चन आ गया है प्रीवियस ईयर में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? गया है, और उसके बाद पटना है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? शिवहर, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा है कटिहार का। सबसे कम अनुसूचित जाति का जो वाला जिला है वो शिवहर। चलिए अब आगे देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन है? प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जाति का पहले नंबर पे कौन है? गया। गया में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला अनुसूचित जाति रहता है, ठीक है। 30.39%, ठीक है, गया। इसके बाद नवादा, मैंने 2 बार गया लिख दिया है। देखिए न्यूनतम में कौन है? किशनगंज है, उसके बाद कटिहार है, भागलपुर है। कितना प्रतिशत है न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले? ये दोनों ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा, दोनों आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति, इस पे आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो थोड़ा सा से मतलब गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे गलत करने का कोई चांस नहीं, इसलिए मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों अलग चीज़ें हैं, तो दोनों का डेटा अलग से आप याद कीजिएगा। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। और सब प्रतिशत की दृष्टि से भी पश्चिमी चंपारण ही है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का, जनसंख्या के दृष्टि से भी, प्रतिशत के भी दृष्टि से, दोनों पश्चिमी चंपारण है। और न्यूनतम में कौन आ जाता है? ये देखिए न्यूनतम में शिवहर आ जाता है, और प्रतिशत की दृष्टि से खगड़िया आ जाता है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के मामले में। अब आगे वाला टॉपिक देखते हैं। सर्वाधिक किशोर जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पहले नंबर पे पटना आता है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर गया। और न्यूनतम किशोर वाला जिला कौन है? शिवहर। शिवहर में सबसे कम किशोर लोग हैं, उसके से थोड़ा सा ज़्यादा है शेखपुरा में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए अब जिस चीज़ का जनगणना का तो मैक्सिमम डेटा कवर हो गया, और आपको मैंने पहले बताया था जैसे मैं डेली एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आऊँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में आ सकता है। इंटरनेशनल लेवल से भी करंट अफेयर्स 6 से 8 क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस चीज़ पे ज्योग्राफिकल लेवल पे भी आ जाएगा, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 2 से भी एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं कल लेकर के आऊँगी। अगर आप उस क्वेश्चन को जानना चाहेंगे कि आखिर कैसा क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी में पूछ सकता है, जैसे कि आप जानते हैं पिछली बार जो पूछा था कि डेनमार्क ये ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, ठीक है, तो वो डेनमार्क का हिस्सा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। कल का लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कल वाले लेक्चर में ऐसा मैं क्या लेके आऊँगी, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली और जो क्वेश्चन में आ भी सकता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बारे में। ये क्या है? जर्मनी ने रूस की ओर से निर्माणाधीन नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के प्रमाणन प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है। तो जर्मनी और रूस के बीच में एक डील हुआ था, जी नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो एक गैस पाइपलाइन है, ठीक है, तो वो जो डील हुआ था तो उस डील को कैंसिल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, उसी की वजह से, ठीक है। तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्राकृतिक गैस की एक पाइपलाइन है, यह 1230 किलोमीटर लंबी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1230 किलोमीटर, और यह रूस के उस्तलुगा से जर्मनी के ग्रिफ्सवाल्ड तक बाल्टिक सागर से होकर के गुजरती है। अब देखिए क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब बीपीएससी में ये आ सकता है कि बाल्टिक सागर कहाँ है, मतलब कौन से महादेश में है, किस किस कंट्री से उससे टच होता है उसका, ठीक है। ये सारा चीज़ें मैं अगले लेक्चर में आपको लेकर के आऊँगी बाल्टिक सागर के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ नॉर्थ स्ट्रीम 2 से देखिए जो बाल्टिक सागर से होकर के जाती है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो प्रोजेक्ट है उसमें 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का परिवहन करने की क्षमता है। इसकी क्षमता कितनी है? 55 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब ये जो है इसे जर्मनी को रूस से होने वाले गैस निर्यात को दोगुना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो रूस जो गैस को बेचता है, मतलब रूस जो गैस का निर्यात करता है उसको दोगुना करने के लिए, अपने निर्यात को दोगुना करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया था। ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट है ये रूस और जर्मनी के बीच में है, ठीक है। तो क्यों लेके आया था? वो अपने गैस के निर्यात को बढ़ाने के लिए, ठीक है। यह पाइपलाइन पहले की नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के समानांतर निर्मित की जा रही है। इससे पहले नॉर्थ स्ट्रीम 1 था, ठीक है, उसी के पास जो डिज़ाइन किया गया था जर्मनी से लेकर के रूस तक, लेकिन ये किया जा रहा है रूस से लेकर के जर्मनी तक। मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाती हूँ, ठीक है। और ये जो है
नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन गैस परिवहन की क्षमता को 2 गुना कर देगी। ठीक है, पहले जितना क्षमता था उसका 2 गुना हो जाएगा। और जब ये इस प्रोजेक्ट के बाद इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 110 बिलियन क्यूबिक मीटर। अभी बोला गया ना 2 गुना करने के लिए, तो 55 था तो अब 110 हो जाएगा। रूसी राज्य के स्वामित्व वाली गैस कंपनी गाज़प्रोम के पास नॉर्ड स्ट्रीम 2 के आधे हिस्से का स्वामित्व है। अब देखिए जर्मनी और रसिया की जो कंपनी है गाज़प्रोम, उसके पास इस प्रोजेक्ट का 50% मतलब ऑनरशिप है, स्वामित्व है, 50% मालिक है रसिया का जो कंपनी है गाज़प्रोम उसके थ्रू। तो इससे तो रसिया को बहुत फ़ायदा होने वाला था, लेकिन इस युद्ध की वजह से ये प्रोजेक्ट अभी स्थिर है, रुक गया हुआ है। ये रहा जर्मनी, और ये जो पाइपलाइन आप मैप में देख रहे हैं ना, ये जो जगह है ये वाला है, यहाँ से यहाँ गया है। कौन सा जगह है, रुकिए यहाँ पे लिखा था ना जगह का नाम, उस्तलुगा से ग्रिफ्सवॉल्ड। उस्तलुगा, ये रहा उस्तलुगा से ग्रिफ्सवॉल्ड। ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाली जो डॉटेड लाइन दिखा रही है ना, ये वाली है, और जो स्ट्रॉन्ग लाइन दिखा रही है, ठीक है, ये वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 की लाइन है, और जो डॉटेड लाइन दिखा रही है नॉर्ड स्ट्रीम 2 की लाइन है। तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, रसिया और जर्मनी के बीच का क्या है, ये प्रोजेक्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रसिया के गैस के निर्यात के लिए। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको डेली एक टॉपिक कवर करवा रही हूँ इंटरनेशनल लेवल का। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में कुछ और चीज़ें लेकर के आऊँ, कुछ और इनोवेशन करूँ, तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।